हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से दिल्ली सल्तनत के संबंध में जितने इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उनसे रिलेटेड उसके क्विक रिवीजन के लिए इस वीडियो को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के विषय में बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के नाम को ही लेकर के या नामकरण को ही लेकर के इतिहासकारों के मध्य में मतभेद है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अधीन 5 राजवंश रहे थे। जितने भी राजवंश रहे थे उनमें से सब अलग अलग जाति के भी रहे थे, जिस वजह से कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना था कि इसे पठान राजवंश कहा जाना चाहिए। परंतु क्योंकि इसमें गुलामों का भी शासन रहा था, तुर्क शासक भी रहे थे, इस वजह से एक कॉमन सेंसस पे पहुंचा गया इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली पर केंद्र में शासन स्थापित किया गया था। जितने भी रहे थे रूलर्स इस पूरे पीरियड में दिल्ली सल्तनत के, वो सभी ने उनका केंद्र का जो शासन का रहा था वो दिल्ली ही रहा था, जिस वजह से इसे दिल्ली सल्तनत का नाम भी दिया गया। यदि हम यहाँ पे पूरे इसके पीरियड के विषय में बात करते हैं कि ये कब से कब तक का इसका पूरा समय रहा था, तो वो 1206 से 1526 का रहा था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से सिर्फ छोटे एक जिस्ट में आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगी कि आखिर में दिल्ली सल्तनत का उदय किस प्रकार से भारत में संभव हो पाया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में प्राचीन समय से लगातार ही यहाँ पे आक्रमण होता रहा था भारत पर, और उसी के वजह से हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात भी हम देखते हैं कि भारत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में या राजवंशों में बटा हुआ था, जिस वजह से लगातार आक्रमणकारियों को एक मौका मिल रहा था भारत पर आक्रमण करने के लिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था मोहम्मद गोरी का आक्रमण और महमूद गजनवी का। यहाँ पे जब हम दिल्ली सल्तनत के विषय में बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी के सिपा सलार जो रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के द्वारा दिल्ली सल्तनत का स्थापना भी किया गया था। हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों के लिए भी यहाँ पे एक मतभेद का ये इशू रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सही मायने में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाए या इल्तुतमिश को। इसके विषय में मैं आगे इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि जितने भी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, यदि वो दिल्ली सल्तनत के विषय में पढ़ रहे हैं और उसका क्विक एक रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसी के उद्देश्य के लिए और स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूँगी कि मेरा ये वीडियो जो भी छात्र हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले या कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका समावेश मैंने अपनी इस वीडियो में किया है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक एक करके जितने इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं पूरे दिल्ली सल्तनत के विषय में और जितने रूलर्स रहे थे इसके अधीन उसकी चर्चा आप लोगों से करूंगी। यहाँ पे यदि हम दिल्ली सल्तनत के अधीन बात करते हैं कि इसका शासनकाल आखिर में कब से कब तक का रहा था, तो दिल्ली सल्तनत का जो पूरा शासनकाल का जो पीरियड रहा था वो 1206 से 1526 तक का रहा था, जिसमें कि दिल्ली जो है वो केंद्र रहा था भारतीय शासन का पूरे ही दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल के दौरान में। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि भारत के लिए नियुक्त किया था तथा उसे मलिक का पद देते हुए अहद या वली अहद भी कहा था, जिसका अर्थ ही होता है उत्तराधिकारी। क्योंकि मोहम्मद गोरी जिस समय भारत में आक्रमण किया था और वो चाहता तो भारत में अपना साम्राज्य का स्थापना कर सकता था, परंतु उसे जो है वापस जाना पड़ा था अपने देश, क्योंकि वहां आंतरिक विद्रोह हो गया था, जिस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी के तौर पे भारत में छोड़ गया था, जितने भी उसके प्रांत विजित थे उसको संभालने के लिए। और यहाँ पे इसी को इंगित करता है ये वली अहद, जिसे द सक्सेसर भी कहा जा सकता है। यदि हम कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड उसके विषय में यदि चर्चा करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 से 1206 तक मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत के कुछ भागों पर शासन किया था। 1206 से 1208 तक वह मोहम्मद गोरी के भारतीय सल्तनत के सिपा सलार के रूप में शासन किया था। 1208 से 1210 तक भारत में वास्तविक शासक के रूप में उसने शासन किया था। तो यहाँ पे जो इसका सिपा सलार के रूप में जो उसका शासन का पीरियड रहा था वो यहाँ पे याद रखना है कि वो 1206 से 1208 का रहा था।
नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं गुलाम वंश के विषय में, तो गुलाम वंश का जो यहाँ पे जो स्थापना किया गया था उसके द्वारा 1206 से, क्योंकि उसका कार्यकाल ही यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये 1290 तक गुलाम वंश का पूरा जो पीरियड है वो रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो फर्स्ट जो राजवंश रहा था, जिसका शासन रहा था भारत पे, वो गुलाम वंश का ही रहा था, और इसका जो पीरियड पूरा रहा है वो 1206 से लेकर के 1290 तक का रहा था। इसके बाद में खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यरोहण के विषय में यदि हम बात करते हैं, तो उसका राज्यरोहण 25 जून 1206 को हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही गुलाम बनाकर फारस देश के काजी फखरुद्दीन को बेच दिया गया था, और यहाँ फखरुद्दीन जो है उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशिक्षण दी थी, घुड़सवारी की रहा हो या हथियार के उपयोग का और शिक्षा का, सभी ही क्षेत्र में फखरुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को शिक्षित और प्रशिक्षण देने का कार्य किया था। क्योंकि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके विषय में कहा जाता है कि वो बहुत अधिक दान किया करता था, और उसकी इसी विशेषता के कारण मिन्हाज उस सिराज जो इतिहासकार हैं उसे लाख बख्श के नाम से उसका नामकरण करते हैं या उस नाम से उन्हें पुकारते हैं। उनके दरबार में हसन निज़ामी जैसे विद्वान रहे थे। हसन निज़ामी जो थे ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दरबारी रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और इसको संरक्षण प्रदान करने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यहाँ पे हसन निज़ामी जो है, यदि ये प्रश्न है पूछा जाए कोई एग्जाम में कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन कौन से इतिहासकार रहे थे या समकालीन इतिहासकार कौन थे, तो हसन निज़ामी इसमें सबसे प्रथम इनका नाम आता है। आगे यदि हम कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य कार्यों के विषय में बात करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि इतने छोटे ही कार्यकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापत्य कला क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया था। उसने विष्णु मंदिर को तोड़वा करके दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया गया था, तो यहाँ ये याद रखना है कि इसका निर्माण दिल्ली में हुआ था। अजमेर के जैन मंदिर को तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था उसका निर्माण कहाँ पे किया गया था, यदि इसके विषय में हम बात करते हैं तो ये अजमेर में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का जब कार्यकाल समाप्त हुआ, उसकी मृत्यु के पश्चात जो उस समय का उमराव वर्ग के जो लोग थे उनके बीच में यहाँ मतभेद उत्पन्न हुआ था, क्योंकि इल्तुतमिश जो गुलाम भी रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि योग्य था, जिसके वजह से जितने जो उमराव वर्ग के लोग थे वो 2 ग्रुप्स में बट गए थे। एक जो ग्रुप था उमराव वर्ग का वो समर्थन कर रहा था आराम शाह का, और दूसरा जो ग्रुप था वह समर्थन कर रहा था इल्तुतमिश का। यहाँ पे यदि हम आराम शाह के विषय में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात तुर्क अधिकारियों के द्वारा या जो उमराव वर्ग के लोग थे उनके द्वारा आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया गया। उस समय अली इस्माइल को कुछ तुर्क सरदारों का नेतृत्व जो कर रहा था, उसने बदायूं के शासक इल्तुतमिश को सुल्तान पद संभालने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु हम देखते हैं कि जूदा के युद्ध में आराम शाह को इल्तुतमिश ने पराजित किया था, और इसकी मृत्यु के पश्चात ऐबक का जो राजवंश था या जो वंश था उसकी समाप्ति होती है, और इसके पश्चात इल्तुतमिश जो है वो उत्तराधिकारी आराम शाह के पश्चात बना था। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट यदि हम बात करते हैं कि जितने भी शासक दिल्ली सल्तनत के रहे थे उसमें इल्तुतमिश ही रहा था, क्योंकि इल्तुतमिश के विषय में कहा यह जाता है कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। यहाँ पे इसलिए था क्योंकि जैसा मैंने अभी आप लोगों से बात की कि आराम शाह जो ऐबक का पुत्र था उसे जूदा के युद्ध में पराजित करते हुए इल्तुतमिश ने अपने योग्यता को साबित करते हुए शासक बना था। तो यहाँ पे गुलाम होने के बावजूद इल्तुतमिश जो है वो अपनी योग्यता के आधार पे क्योंकि सिंहासन को हासिल किया था, इस वजह से भी इतिहासकारों का मत है कि इल्तुतमिश सही मायने में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक रहे थे। ऐबक वंश के बाद यदि हम उसके अंत के बाद बात करते हैं कि किसका शासन रहा था, तो इल्बारी वंश का यहाँ पे शासन प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इल्तुतमिश है वो इल्बारी तुर्क जो जाति था उससे बिलोंग करता था, और इसी के आधार पर इसे इल्बारी वंश भी कहा जाता है। उसके पिता का नाम ईलम खां था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे गुलाम के रूप में खरीदा था।
इस प्रकार वह गुलाम का गुलाम बन गया था। उसकी योग्यता को देखकर ऐबक ने उसे शाही अंगरक्षकों का प्रधान का पद दिया था, जिसे हम सर-ई-जानदार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पहला, अगर यहाँ पे तथ्य या क्वेश्चन जो लगातार पूछा जाता है कि इल्तुतमिश को किस पद की प्राप्ति हुई थी सबसे फर्स्ट, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि उसे सर-ई-जानदार का जो पद है वो प्राप्त हुआ था जिस समय वो शासक बना था, उससे पूर्व में ही। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि इल्तुतमिश बहुत ही योग्य था और जहां भी विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसे ही भेजा करता था। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में ही ग्वालियर में विद्रोह हुआ था, वहां पे इल्तुतमिश को भेजा गया था ग्वालियर के विद्रोह को दबाने के लिए। और इसी वजह से, क्योंकि इल्तुतमिश को यहाँ सफलता भी मिली थी और ग्वालियर का शासक भी इल्तुतमिश को बनाया गया था, उसे शाही अंगरक्षकों का प्रधान का पद जो दिया गया था सर-ई-जानदार का, उसके पश्चात ग्वालियर के विजय के पश्चात उसे ग्वालियर का शासक बनाया गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया था। आगे मैं आप लोगों से बात करूंगी कि किस प्रकार से उसने प्रशासनिक तंत्र को भी व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि जब उसने प्रशासनिक तंत्र को मजबूती से स्थापित करने का प्रयास किया था, तो क्योंकि इसके साथ में अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई है, इसके वजह से उसने इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक रहा था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, जिसे टंका कहा जाता है, और इसका जो वजन था वह 175 ग्रेन रहा था। तो यहाँ पे सिक्कों का प्रचलन करवाना ये दर्शाता है कि एक यूनिफॉर्मिटी लाने का वो प्रयास कर रहा था पूरे ही साम्राज्य में, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो चलती है वो करेंसी पर ही चलती है। तो एक करेंसी को यहाँ पे उसको लाना, उसको यहाँ पे प्रयोग में इसका स्टार्ट करवाना, टंका का इंट्रोडक्शन करवाना, इसको टकसालों में ढलवाना, ये दर्शाता है कि इल्तुतमिश जो है वो प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही सिंसियर था। और यदि हम टंका के वजन के विषय में बात करते हैं तो इसका जो वजन रहा था वो 175 ग्रेन रहा था। इल्तुतमिश के विषय में यदि हम बात करते हैं उसके प्रशासनिक तंत्र को लेकर के, तो उसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ करवाया था। इसके लिए उसने पूरे जितने भी साम्राज्य को उसने छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया या प्रांतों में, जिसे हम इक्ता के नाम से जानते हैं। जो इक्ता के हेड होते थे उसे इक्तादार कहा जाता था, और जो इक्तादार होते थे उसी के अधीन में उसका कार्य होता था राजस्व वसूली का भी, और साथ ही साथ उसे सैन्य जो शक्ति है उसे भी उसे बना करके रखना होता था कि जिस समय भी शासक को आवश्यकता हो युद्ध में सेना की, तो सैनिकों को प्रदान करने का काम भी इक्तादार ही किया करते थे। इल्तुतमिश को सर्वप्रथम मकबरों के निर्माण का भी श्रेय जाता है। तो इल्तुतमिश के विषय में यदि हम बात करते हैं तो जो मकबरों का निर्माण है वो फर्स्ट इल्तुतमिश के शासन काल से ही हमें देखने को मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया गया था, उसको कंप्लीट करने का काम भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट शासक रहे थे इल्तुतमिश के पश्चात, उसके विषय में। इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात जो शासक हुए थे दिल्ली सल्तनत के या गुलाम वंश के, वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह हुए थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात यहाँ भी हम देखते हैं कि ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई थी। एक और जो एक ग्रुप था उमराव वर्ग का, वह समर्थन कर रहा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह का कि वह शासक बने। दूसरा जो ग्रुप था उमराव वर्ग का, वो रजिया का या रजिया सुल्तान का समर्थन कर रहा था कि वह शासिका बने दिल्ली सल्तनत का। परंतु कुछ जो उमराव वर्ग थे उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा था कि एक महिला जो है वो दिल्ली सल्तनत की शासिका बने। परंतु हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया था, क्योंकि रजिया में जो गुण थे उसे इल्तुतमिश भली भांति उससे परिचित हो गया था, और वह चाहता था दिल्ली सल्तनत की भलाई के लिए कि रजिया सुल्तान ही शासिका बने। परंतु यहाँ पे क्योंकि आमिर वर्ग जो थे वो हमेशा यही चाहते थे कि जो कमजोर होता था शासक, उसी को शासक के तौर पे वो दिल्ली सल्तनत का देखना पसंद करते थे ताकि वो अपनी मनमानी कर पाए। और इसी के वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात आमिरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया था,
जैसा कि मैंने अभी कहा कि इल्तुतमिश रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुनता था, परंतु फिर भी क्योंकि उमराव वर्ग का समर्थन नहीं मिल पाया था, इस वजह से रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना। परंतु बाद में हम देखते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह का वध हुआ था और उसके पश्चात इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। अब आगे हम चर्चा करेंगे रजिया सुल्तान के विषय में। यदि हम रजिया सुल्तान के विषय में बात करते हैं या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम के संदर्भ में, तो यहाँ फर्स्ट हम देखते हैं कि इसका कार्यकाल जो रहा था वो 1236 से 1240 का रहा था। रजिया सुल्तान यहाँ पे एक और मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगी कि रजिया सुल्तान जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करती थी कि जो उस समय का पर्दा प्रथा रहा था महिलाओं से जुड़ा हुआ, उसको वो नहीं मानती थी। दरबार में जा करके पुरुषों की तरह पोशाक भी पहना करती थी और यहाँ पे हम इसी को देखते हैं कि वो कुबा अर्थात कोट, साथ ही साथ कुल्ला अर्थात टोपी पहना करती थी, जिस वजह से भी जो उमराव वर्ग के लोग थे उसको पसंद नहीं करते थे। मिन्हाज-उस-सिराज के अनुसार रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल रहा था वह 3 वर्ष 6 महीने और 6 दिन का रहा था। रजिया ने ख्वाजा मुइजुद्दीन को अपना वजीर बनाया था, जिससे अमीर वर्ग जो थे वो उससे असंतुष्ट हो गए थे। उन लोगों ने इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया जो भटिंडा का सूबेदार था तथा कबीर खां जो लाहौर का सूबेदार था के साथ गुट बनाकर रजिया सुल्तान को सिंहासन से हटाने की यहाँ पे षड्यंत्र भी रची थी। परंतु रजिया सुल्तान के विषय में यदि हम बात करते हैं तो क्योंकि ये बहुत ही सशक्त व्यक्तित्व की एक महिला रही थी, इस वजह से भी उमराव वर्ग के लोग इन्हें नहीं पसंद करते थे और साथ ही साथ जो है उमराव वर्ग के लोग यहाँ पे इसलिए भी उसका समर्थन नहीं करते थे क्योंकि वो खुले दरबार में जा कर के बैठती थी, सभी को जो है परामर्श देने का कार्य करती थी, डायरेक्ट करती थी। तो यहाँ पे ये बहुत अधिक उमराव वर्ग को पसंद नहीं आता था। झरोका दर्शन जिसको बोलते हैं वो भी किया करती थी, डेली जा करके वहाँ पर एक ना एक बार साम्राज्य के समक्ष जरूर आती थी, आम जनता के समक्ष, कि हाँ जो है सुल्तान मैं हूँ और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और इसी के वजह से उमराव वर्ग क्योंकि अपने आप को वो शक्तिशाली तौर पे स्थापित कर पाई थी, जिस वजह से उमराव वर्ग उसे पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट सुल्तान में से रहे थे दिल्ली सल्तनत के, वो गियासुद्दीन बलबन रहे थे। यदि हम इसके शासनकाल के विषय में बात करते हैं तो इसका जो शासनकाल रहा था वो 1265 से 1287 का रहा था। अब यहाँ पे यदि हम गियासुद्दीन बलबन के सबसे उल्लेखनीय कार्यों के विषय में बात करें या इसके शासनकाल की क्या विशेषता रही थी, तो वह इसके राज्यत्व का सिद्धांत रहा था। उसने राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियाबते खुदाई बताया था। तो यहाँ पर नियाबते खुदाई का जो है उसने अपना नाम जो है वो अपनाया था, क्योंकि उसका मानना था कि जो शासक है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। यदि हम गियासुद्दीन बलबन के अन्य कार्यों के विषय में यदि हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इससे रिलेटेड वो ये है कि वो बहुत ही सशक्त तरीके से गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था। यदि हम बात करते हैं बलबन के विषय में तो ये किस प्रकार का शासक रहा था, तो ये धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल ही नहीं था और ये एक सुन्नी मुसलमान रहा था सही मायनों में, और शासक भी। बलबन के शासनकाल में हमीदुद्दीन मुतरीज प्रसिद्ध ज्योतिषी और चिकित्सक भी इसके शासनकाल में रहे थे। बलबन शासक को ईश्वर का प्रतिबिंब अर्थात जिल्ले अल्लाह भी मानता था। बलबन के विषय में यदि हम और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसकी चर्चा करते हैं तो बलबन उन व्यक्तियों को जो कुलीन परिवार से संबंध नहीं रखते थे उन्हें तुच्छ समझा करता था। परंतु यहाँ पे इतिहासकारों का ये कहना है कि क्योंकि खुद बलबन जो है वो बहुत छोटे परिवार से जुड़ा हुआ था, जिस वजह से ये दिखाने के लिए कि बहुत वो उच्च कुल को बिलोंग करता है, वो ये अपने आप को बताता था कि वो अफरासियाब वंश जिसको सबसे उच्च वंश माना जाता था उससे अपने आप को जोड़ता था और उसके राजवंश का बताता था। इस वजह से वो जितने भी जो छोटे मतलब कुलीन वर्ग के जो लोग नहीं रहते थे उनको वो तुच्छ समझता था। बलबन की सफलता का मुख्य जो कारण रहा था वह सशक्त गुप्तचर विभाग ही रहा था। इसके लिए वो लगातार खुद जितने भी गुप्तचर होते थे उसकी नियुक्ति भी खुद करता था और डेली बेसिस पे जितने गुप्तचर होते थे उसका लिए आवश्यक होता था कि उसके पास में जा करके वो खबर को पहुंचाए।
बलबन ने मंगोलों का सामना करने के लिए दीवाने अर्ज नाम के सैन्य विभाग का निर्माण करवाया था, जिसको आगे चल करके हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको सशक्त बनाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए थे। यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है गयासुद्दीन बलबन के विषय में कि किसके कार्यकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, तो वो फर्स्ट बलबन के शासन काल में ही हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसके लिए ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि अहम कदम भी उठाया था। सबसे फर्स्ट यहाँ पे कि नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर था, वहाँ पे जो जंगल था उसकी सफाई करवा के किलों का निर्माण करवाया था, और जो अफगान सैनिक थे जिसको सबसे अधिक बलशाली माना जाता था उसकी नियुक्ति वहाँ पे करवाई थी। तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि एक लगातार एक लाइन बना हुआ था सीमा पर किलों का, जो कि यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने का काम करता था मंगोल आक्रमण से। बलबन के कुछ तथ्य हैं जो मैं आपसे यहाँ पे फिर उसका जिक्र करना चाहूंगी कि जैसे उसने यहाँ पे सिजदा और पोइबस दो जो प्रथा था दरबार में उसको प्रारंभ करवाया था। साथ ही साथ उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी और नौरोज जो पर्व है उसको भी प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शासक जो बलबन के पश्चात है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो खिलजी साम्राज्य का संस्थापक भी रहा था। इसका जो शासन काल रहा था वो 1290 से 1296 का रहा था। 13 जून 1290 को गद्दी पर बैठने के साथ ही उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पदवी धारण कर ली थी। दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक था जो हिंदुओं के प्रति उदार विचार रखता था। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो संभावित है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में कौन पहला शासक रहा था जो हिंदुओं के प्रति उदार विचार रखता था, तो वो रहे थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शासक जो यहाँ पे रहे थे उसके पश्चात जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात वो अलाउद्दीन खिलजी रहे थे। यदि हम अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बात करते हैं तो इसका जो पूरा शासन काल रहा था वो 1296 से 1316 का इनका कार्यकाल रहा था। उसके बचपन का जो नाम था वो अली गुरशप था। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो विवाह था के पश्चात भी मलिक खंजर की पुत्री महरू से वो प्रेम करता था। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को आमीर-ए-तुजुक के पद पर बैठाया था। अलाउद्दीन के भिलसा जीतने और सुल्तान को काफ़ी धन देने के कारण जलालुद्दीन ने प्रसन्न होकर उसे अरीज-ए-मुमालिक का पद भी दिया था। अलाउद्दीन ने अपने भाई अल्मास बेग को उल्लुक खां की उपाधि दी थी। अब यहाँ पे जो आमीर-ए-तुजुक है और अरीज-ए-ममालिक ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स में से हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक तंत्र के विषय में यदि बात की जाए तो। और अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनने के पूर्व ही उसे दो इम्पॉर्टेंट पोस्ट मिले थे, फर्स्ट आमीर-ए-तुजुक का और दूसरा अरीज-ए-मुमालिक का। अलाउद्दीन ने अपने भाई अल्मास बेग को उल्लुक खान की उपाधि दी थी और इसके पश्चात उसने मलिक खंजर को अल्प खान की उपाधि दी थी। मलिक हबरुद्दीन को जफर खां की उपाधि दी गई थी। 3 अक्टूबर 1296 को बलबन के किले में अलाउद्दीन का राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो वो 3 अक्टूबर 1296 को हुआ था। और हुआ कहाँ था? बलबन का जो किला था वहाँ पे हुआ था। मध्यकालीन भारत के मुस्लिम शासकों में अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने राजनीति में धर्म के प्रभुत्व को इनकार कर दिया था। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे जो काजी होते थे उनका बहुत ही दखल अंदाजी प्रशासनिक तंत्र में भी रहता था और साथ ही साथ खलीफा से जो छत्र और खुतबा प्राप्त करना जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनके लिए आवश्यक था। परंतु यहाँ अपवाद स्वरूप हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया था और वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा था कि उसे खलीफा से छत्र और खुतबा भी प्राप्त हो। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू शासकों के विरुद्ध जिहाद का नारा भी दिया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर ई सानी कहकर संबोधित करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखने योग्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसे हम सिकंदर ई सानी के नाम से जानते हैं, तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। बलबन दिल्ली के कोतवाल काजी अलाउल मुल्क से अपने योजनाओं पर विचार विमर्श किया करता था।
तो यहाँ पे जो काजी था उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल, हम जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रहा था दिल्ली सल्तनत के शासकों के अधीन। जैसा कि हम बलबन के शासनकाल में देखते हैं कि जो कोतवाल थे काजी अल्लाह उल मुल्क का, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता था, जितने भी फैसले बलबन लेता था। परंतु ऐसा हमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में देखने को नहीं मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य था कि भारत में कोई भी स्वतंत्र हिंदू राज नहीं बचे। और जैसा कि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो शासक बनने के पूर्व ही बहुत सारे जो राज्य थे दक्षिण के, वहां पे उसने विजय भी हासिल की थी। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के यदि हम प्रशासनिक तंत्र के विषय में यदि हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य भी रहा था कि वो किस प्रकार से अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बना सके। और उसमें इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे भू राजस्व प्रणाली जो उसके द्वारा अपनाई गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व में 3 प्रकार की प्रणालियों को अपनाया था, जिसमें कि हम देखते हैं कि बटाई जो थे वो भी 3 प्रकार का था, जिसमें कि खेत बटाई, लंक बटाई और राशि बटाई। यहाँ पे 3 हमें देखते हैं कि तरीके जो है वो दिखाई देते हैं बटाई के। दूसरी प्रणाली थी मुक्ताई प्रथा की, जो लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के विषय में कि मुक्ताई प्रथा जो है वो यहाँ पे लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। दूसरी जो प्रणाली रही थी वो थी मुक्ताई प्रथा की, और तीसरी जो प्रणाली थी वह मसाहत प्रणाली रही थी, जिसमें समस्त भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह को हराकर उसकी पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने का प्रयास किया था। हालांकि इसके विषय में बहुत अधिक विरोध है। बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पे जो है ये पद्मावत जो किताब लिखी हुई है मलिक मोहम्मद जैसी के, उसके आधार पे सिर्फ जो है हमें यह जानकारी मिलती है, किसी अन्य इतिहासकार ने इसकी हमें जानकारी नहीं दी है। तो ये जो पद्मिनी एपिसोड है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल यहाँ पे रहा है। अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण और मूल निर्धारण के लिए भी प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी अभियान रहे थे, यदि हम उसके विषय में बात करते हैं तो उसमें मलिक कफूर जो रहा था उसके बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा था। दक्षिण में जितने भी अभियान हुए थे उसमें मलिक कफूर जो है वो आगे आकर के साथ दिया था अलाउद्दीन खिलजी का, और जितने भी दक्षिण अभियान हुए थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट योगदान मलिक कफूर का हमें देखने को मिलता है। और जैसा कि हम जानते हैं मलिक कफूर जो था वो एक गुलाम भी था अलाउद्दीन खिलजी का। और यहाँ पे जो बाजार नियंत्रण है वो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जिसको हम जानते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट उपलब्धि रही थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। यहाँ पे बाजार नियंत्रण जो नीति रहा था ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितनी बड़ी वो सेना रखता था, जिसकी संख्या 4,75,000 की रही थी, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसके खर्च को उठाने के लिए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाया गया था। और इस वजह से इतनी बड़ी सेना का रख रखाव अलाउद्दीन खिलजी कर पाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर के नेतृत्व में जो दक्षिण अभियान किए थे, उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो उसने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था, इसके पश्चात भी उसके द्वारा अन्य कार्य भी किए थे। तो जब हम बाजार नियंत्रण नीति के विषय में बात करते हैं तो बाजार नियंत्रण की संपूर्ण व्यवस्था दीवान ए रियासत को सौंप दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे याद रखने के लिए एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, कि जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी रही थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसकी व्यवस्था को देखने का कार्य कौन करता था या उसके प्रशासनिक हेड कौन थे। तो जो डिपार्टमेंट रहा था वो दीवाने रियासत रहा था। इसके प्रमुख पद पर आमिर याकूब को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसके बाजार नियंत्रण नीति को लेकर के, वो शहनाई मंडी जो होता था उसका कार्य होता था बाजारों की देख रेख करना, कि कौन सा सामान कहाँ से आ रहा है, कौन सा सामान कहाँ जा रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना। ये कार्य जो होता था वो शहनाई मंडी का होता था। पट्टा देना, ये सभी कार्य जो थे वो शहनाई मंडी के अधीन आते थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है शहनाई मंडी जो था उसका कार्य ये भी होता था कि जितने भी जो खाद्यान्न होते थे जो बाजार में बिकने के लिए आते थे, उसके भी देख रेख करने का जो कार्य था वो शहनाई मंडी के अधीन ही हुआ करता था। सराय अदल जो था वो कपड़े का जो व्यापार या बाजार था उससे संबंधित ये रहा था।
नेक्स्ट यहाँ पे जो बरीद ई मुमालिक था वो गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। और जैसा कि हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय में गुप्तचर विभाग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और इसका जो हेड था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका प्लेस या इम्पोर्टेंस था पूरे प्रशासनिक तंत्र में। और जो गुप्तचर विभाग के हेड थे उसे हम बरीद ए मुमालिक के नाम से जानते हैं। मलिक काबुल को उसने शहना मंडी के पद पर नियुक्त किया था। कोई भी वस्तु सबसे पहले सराय अदल में आती थी और उसके बाद ही वह दुकानों में बिक्री के लिए जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए यास्मीन उल खिलाफत नासिरी उल मोमिनीन की उपाधि को धारण किया था। आपसे मैंने पहले इस वीडियो में ये कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी किसी भी प्रकार से खलीफा के पद को नहीं मानता था और उसने छत्र और खुतबा प्राप्त नहीं किया था, परंतु बाद के वर्षों में जिस समय उसका साम्राज्य स्थापित हो गया था, जिस समय उसे समर्थन की आवश्यकता थी मुस्लिम जनता से भी, उसको ध्यान में रखते हुए उसने खलीफा से समर्थन भी प्राप्त किया था और साथ ही साथ यहाँ पे उसने यास्मीन उल खिलाफत नासिरी उल मोमिन की उपाधि भी प्राप्त की थी। अब यहाँ पे यदि हम अन्य जो कार्य रहे थे अलाउद्दीन खिलजी की उसके विषय में यदि बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही साथ उसने हौज-ए खास, हौज-ए इलाई तथा जमायत खाना मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का क्या योगदान रहा था, तो यहाँ पे हम यह देख सकते हैं कि उसके द्वारा निर्माण कार्य भी करवाए गए थे, जिसमें कि अलाई दरवाज़ा, हौज-ए खास, हौज-ए अलाही और जमायत खाना मस्जिद भी रहा था। जोधपुर संस्कृत शिलालेख में वर्णित है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी को जैनियों के द्वारा खूनी कहकर पुकारा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक रहे थे उसमें सबसे क्रूर शासक के तौर पे याद किया जाता है और इसीलिए शायद यहाँ पे जो है जैनी जो थे या जैन धर्म के जो समर्थक थे या उसके पालन करने वाले जो लोग थे उनके द्वारा खूनी कहकर इसे पुकारा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था की, तो यहाँ पे उसने एक निर्धारित वेतन जो है नकद रूप में देना प्रारंभ किया था सैनिकों को। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन के शासनकाल में जिस व्यक्ति के पास 2 घोड़े होते थे उसे 2 अस्पा कहा जाता था तथा उसे 78 टंका का अतिरिक्त भुगतान किया जाता था। एक अस्पा वाले को 234 टंका का वार्षिक वेतन दिया जाता था। खराज जो वसूला जाता था उपज पर वो 50% तक वसूला जाता था। ये सबसे अधिक था, इससे पहले किसी भी दिल्ली सल्तनत के शासक के अधीन इतना कर नहीं वसूला जाता था। लूट का जो माल होता था अर्थात जिसे हम खुम्स या खम्स के नाम से जानते हैं, सैनिकों में वो 4/5 भाग बटा करता था और शासक के पास 1/5 भाग जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हम देखते हैं कि खुम्स के अधीन सैनिकों को 1/5 भाग मिलता था और 4/5 भाग जो था वह राजकोष में जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के जो समकालीन इतिहासकार रहे थे वो आमिर खुसरो रहे थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कंपटीशंस में कि जो है अलाउद्दीन खिलजी के या आमिर खुसरो जो थे वो किस शासक के समकालीन थे। तो यहाँ पे ये याद रखना होगा कि आमिर खुसरो जो रहे थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रहे थे। पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन को न ही कभी कर दिया था और न ही कभी उसका आधिपत्य को स्वीकार किया था। तो यहाँ पे एक याद रखने योग्य तथ्य है ये कि जो पांड्य शासक थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का जो वर्चस्व है उसे कभी भी नहीं माना था। अलाउद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद दोनों ही रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर अंकित करवाया है। खिलजी वंश के पश्चात जो राजवंश की स्थापना हुई थी वह तुगलक राजवंश रहा था और इसके जो संस्थापक रहे थे वो गियासुद्दीन तुगलक रहे थे। और तुगलक राजवंश की स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1320 ईस्वी में हुई थी।
गयासुद्दीन तुगलक ने बटाई अथवा कनकुत की जो प्रथा रही थी उसे समाप्त कर दी थी। उसके द्वारा ऋण की वसूली के लिए शारीरिक यातना देने की जो प्रथा रही थी उसको भी बंद करवा दिया था। बर्नी ने उसकी प्रशंसा करते हुए ये कहा है कि उसके राज में शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते थे। तो यहाँ पे बर्नी का जो ये उल्लेख किया गया है ये दर्शाता है कि गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल रहा था वो बहुत शांति का रहा था और सभी को एक समान एक नज़र से देखा भी जाता था। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1331 में अपने ज्येष्ठ पुत्र उलुग खां के नेतृत्व में वारंगल पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी गई थी। उसने वहां के शासक काकतीय वंश के रुद्रदेव को हराकर वारंगल को सल्तनत में मिला लिया था। वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया था। उलुग खां ने वारंगल विजय के पश्चात उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय को हराकर उसके साथ संधि कर ली थी। 1324 में गयासुद्दीन स्वयं बंगाल जाकर वहां पर विजय हासिल की थी। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अफगानपुर में शमयाने के गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे जो अफगानपुर में शमयाना का जो गिरा जाना या जो गिराया गया था या ये कहा जाए तो इसको लेकर के यहाँ पे इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। कहा यह जाता है कि यहाँ पे जो गयासुद्दीन तुगलक के सम्मान में अफगानपुर में एक बहुत ही सुसज्जित तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था जहाँ पे आकर के उसको अभिवादन करना था और जनता के समक्ष आना था। और यहाँ षड्यंत्र का यहाँ पे हिस्सा रहा था इसमें बहुत अधिक कि जानबूझ करके जो है इसे इस प्रकार से बनाया ही गया था कि यहाँ पे इसको आसानी से गिराया जा सके और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाए। और इसमें यदि हम बात करते हैं कि षड्यंत्रकारी जो प्रमुख कौन रहा था तो वह रहा था जौना खां या जिसे हम मोहम्मद जौना के नाम से या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात जो राजगद्दी पर बैठा था शासक वो मोहम्मद बिन तुगलक रहा था। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। उसके बचपन का नाम मोहम्मद जौना था। उसे रक्त का प्यासा तथा परोपकारी तुगलक और अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा जाता है। यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगी वुल्सले हेग जो एक इतिहासकार हैं उनका कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को उन्होंने संबोधित किया है अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स कह के कि जिस समय एक तरफ तो वो बहुत अक्लमंद भी दिखता था और दूसरी तरफ जो है वो बहुत ही बेवकूफ़ भी नज़र आता था और इसी वजह से वुल्सले हेग ने उसे अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स भी कहा है। अब यदि यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों के विषय में हम बात करें तो उसने दोआब में कर वृद्धि की थी तथा उसकी देख रेख के लिए एक नया विभाग का निर्माण भी करवाया था जिसे हम दीवान कोही के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये याद रखने योग्य बात है कि जो दीवान कोही है इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। उसने फर्रुखाबाद जिले में सरगद्दारी नामक स्थान पर जनता की शिकायतों को सुनने के लिए दरबार स्थापित किया था। उसने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। हालांकि यहाँ पर भी इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि वो किस प्रकार से जो है यहाँ पे दौलताबाद को कैपिटल बनाया था या दिल्ली को बनाया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है दो कैपिटल उसके द्वारा बनाया गया था। जैसे कि जो इतिहासकार है रोमिला थापर उनका कहना है कि वो ट्विन कैपिटल्स था इसका, दिल्ली में भी उसका कैपिटल रहा था और दौलताबाद में भी। हालांकि इतिहासकार जो है कुछ का कहना है कि उसका कैपिटल दिल्ली में था और कुछ का कहना है कि वो हस्तांतरित होकर के बाद में दौलताबाद में हो गया था। जैसा कि मैंने अभी कहा आप लोगों से कि जो है वो हस्तांतरित किया था अपना कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद। वहाँ पे उसका जो निर्देश दिया गया था कि जो दिल्ली की जनता है उसे शिफ्ट करना पड़ेगा अपने सामान के साथ में दौलताबाद। ये बहुत ही हम कह सकते हैं यहाँ पे जो इसका निर्णय था वो गलत था और ये दूरी जो रही थी दिल्ली और दौलताबाद की वो 950 किलोमीटर्स की रही थी। हालांकि उसने रास्ते में सफ़र में जो है वो इंतजाम भी करवाया था, परंतु यहाँ पे क्योंकि लोग जो है वो अपने एंसेस्ट्रल होम को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे तो ये जो उसका कदम रहा था वो बिल्कुल ही गलत ही रहा था।
उसके द्वारा जो है साकेतिक मुद्रा के क्षेत्र में भी कार्य किया गया था और इसी के वजह से उसको प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा जाता है, या मुद्रा बनाने वाले शासक के तौर पे या राजा के तौर पे भी याद किया जाता है। उसने दोकानी नामक जो है नया सिक्का का प्रचलन भी करवाया था। नेक्स्ट जो एक और सिक्का उसके द्वारा जो चलवाया गया था वो दिनार था, जो कि स्वर्ण मुद्रा रही थी। उसके पश्चात उसने जो है चांदी का एक सिक्का भी चलवाया था जिसका नाम अदली था, जिसका जो वजन था वो 144 ग्रेन का रहा था। तो यहाँ पे जो सिक्कों का प्रचलन भी हम देखते हैं कि वो करवाया था यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। साकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है उसका जो हम कह सकते हैं उसको जो प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था या इंस्पिरेशन, वो चीन और जो ईरान के जो शासक रहे थे उनसे उसे प्राप्त हुआ था। उसने खुरासन पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, किंतु मिस्र के शासक द्वारा सहायता नहीं करने से इस योजना को कार्यान्वित करने से ही उसकी इच्छा उसने त्याग दी थी। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के, वो सभी ही असफल हुए थे। सफल इसलिए भी नहीं हुए थे क्योंकि जो है वो या तो समय से आगे की सोचता था, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा जब योजना लागू की जाती थी तो वो गलत ही समय होता था। मोहम्मद बिन तुगलक के एक जो एस्पेक्ट है उसके विषय में मैं और यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगी। जो दुआब पे उसने टैक्सेशन लगाया था जो कि 50% का रहा था उसका, और यहाँ पे जो दीवानी आमेरी कोही जो यहाँ पे स्थापित हुआ था डिपार्टमेंट, उससे जो है जितना जो टैक्सेशन बढ़ाने का काम या जो एक्सपेरिमेंट हुआ था दुआब में, यहाँ पे उसको उसके वजह से इसको लागू भी किया और उसको देख रेख जो है वो दीवानी कोही को गया था। यहाँ पे एक लोन प्रदान किया गया था पेजेंट्स को जिसको कि हम सोंधर लोन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी दुआब के क्षेत्र में जिसे हम सिकदर के नाम से जानते हैं। और जो सिकदर जितने नियुक्त हुए थे उसके जो प्रधान थे उसे सिकदर ई सिकदरान के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये जो दुआब का जो टैक्सेशन का उसका था एक्सपेरिमेंट, ये भी असफल ही साबित हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो शासक रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात, वो फिरोज शाह तुगलक रहे थे। फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसका जो कार्यकाल पूरा रहा था या शासन जिस समय रहा था इसका, वो 1351 से 1388 का रहा था। उसके पिता का नाम सिपासलार रज्जाब रहा था। माता का नाम बीबी जेला था जो राजपूत सरदार रनमल की पुत्री रही थी। और यहाँ पे क्योंकि वो हिंदू माता से उसका जन्म हुआ था, जिस वजह से आगे हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो अपने आप को एक सच्चा मुसलमान साबित करने में ही लगा रहता था। 1351 में थट्टा के नज़दीक उसका राज्याभिषेक हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के विरुद्ध अभियान भी किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट है कि किस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, वह जौनपुर का शहर रहा था। फतेह खां को उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका भी नाम वह अंकित करवाया करता था। फिरोज शाह तुगलक के यदि हम अन्य कार्यों के विषय में बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने नगर कोट कांगड़ा पर आक्रमण किया था तथा वहां ज्वालामुखी मंदिर के मूर्तियों को तोड़कर उसके टुकड़ों को गाय के मांस में मिलाकर थैले में भरकर मूर्तियों के गले में लटका दिया था। मुख्य मूर्ति को विजय चिन्ह के रूप में वो मदीना भेज दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया, खराज, जकात, खम्स के अतिरिक्त सभी करों को समाप्त कर दिया था। जैसा कि हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भी 26 जो है अतिरिक्त कर लगाए गए थे जिन्हें अबवाब कहा जाता था, और उसका प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भी रहा था। जैसा कि हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में घराई और चराई भी टैक्स लिए जाते थे। जो घर पे लगाया गया टैक्स था उसे घराई, और जो आपका जो कैटल होता है उस पर जो कर लगाया जाता था उसे चराई कहते थे। तो जितने भी इस प्रकार के जो अतिरिक्त कर थे उन सभी को फिरोज शाह तुगलक समाप्त करवा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य से आय निर्धारण करने का कार्य जो करवाया था वो हिसामुद्दीन ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैद से करवाया था। यहाँ जो ख्वाजा जुनैदी थे उनके द्वारा क्योंकि पूरे साम्राज्य का जितना आय था उसका आकलन करना था, इसके लिए उन्होंने 6 वर्षों तक पूरे राज्य का भ्रमण किया था, और जिसके पश्चात उन्होंने पूरे राज्य का जो आय था उसे 6 करोड़ 85 लाख टंका
निर्धारित किया था या बताया था। सिंचाई व्यवस्था के लिए भी फिरोज शाह तुगलक को याद किया जाता है। इसने जो है सबसे फर्स्ट दो जो यहाँ पे सिंचाई के लिए नहर खुदवाया था वो रज्जाब और उलुग खानी का रहा था। इसके पश्चात भी उसने अन्य नहरों का भी निर्माण करवाया था, जिसमें से एक नहर सतलेज से निकलता था और दूसरा जो है यमुना से नहर यहाँ पे निकलता था। यहाँ से यह खुदवाई इसकी करवाई गई थी। जिन क्षेत्रों की सिंचाई नहरों के पानी से होता था, उन्हें उपज का 1/10 भाग सिंचाई कर के तौर पे देना पड़ता था। और ये जो टैक्स था वो उलेमाओं के जो परामर्श के साथ में ही फिरोज शाह तुगलक जो है वो लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के विषय में एक और यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि कोई भी कार्य जो किया जाता था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, वो बिना काजी और उलेमाओं के परामर्श के बिना वो नहीं करता था। और जो सिंचाई कर भी लगाया गया था उसमें उसने परामर्श ली थी काजियों से और उलेमा वर्ग से कि क्या ये धर्म संगत होगा या नहीं होगा, और उसके पश्चात ही उसने इस टैक्स को लगाया था। और जो सिंचाई कर था उसे हक-ई-शिर्ब के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने सेना को केंद्र के नियंत्रण में रखने के स्थान पर जागीरदारी अथवा सामंती आधार पर संगठित करने का प्रयास किया था। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक रहा था जिसने फिर से जागीरदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था, तो वह फिरोज शाह तुगलक रहा था। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाया था। राज्य को शरीयत के अनुसार चलाने का उसने फैसला लिया था। उसके द्वारा जजिया कर को कठोरता के साथ वसूला जाता था। यहाँ तक कि ब्राह्मण जो थे उनसे भी जजिया कर वसूला जाता था, जो इससे पूर्व हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो है वो इससे मुक्त रहते थे। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू दर्शन से संबंधित रचनाओं का फारसी भाषा में अनुवाद भी करवाया था। सैनिकों के पद को उसने फिर से पुनः यहाँ पे वंशानुगत बना दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जितने भी सैनिक जो पद रहे थे और इसके पूर्व में बलबन के शासनकाल में भी जितने भी पद जो वंशानुगत बन गए थे उनको समाप्त करने का कार्य किया था। परंतु फिरोज शाह तुगलक जो है वो पुनः फिर से सैनिकों का जो पद है उसे वंशानुगत बना दिया था। ये दो जो कार्य किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, पहला जागीरदारी प्रथा को फिर से लागू करवाना और दूसरा सैनिकों के पद को वंशानुगत बना देना, ये दोनों ही दिल्ली सल्तनत के पतन के महत्वपूर्ण कारणों में से रहा था। उसने तांबे और चांदी को मिलाकर मिश्रित सिक्के बनवाए जिससे कि लोग आसानी से उसका नकल नहीं कर पाए। फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरें, 5 मस्जिद, 10 महल, 200 सराय, 5 जलाशय, 100 मकबरे तथा 10 स्नानागार भी बनवाए थे। हालांकि इसकी जो संख्या है यहाँ पे जो नंबर्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको लेकर के इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। फिरिश्ता जो है इतिहासकार वो सबसे अधिक बताते हैं कि जितने जो वेलफेयर कार्य थे या जो सार्वजनिक कार्य थे वो फिरोज शाह तुगलक के अधीन सबसे अधिक हुए थे। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजपुर जैसे नगरों का स्थापना भी करवाया था। इसके कार्यकाल में बहुत सारे पुल का भी निर्माण हुआ था। उसके द्वारा कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई गई थी। साथ ही साथ उसके द्वारा गरीब और बूढ़े लोगों के मदद के लिए दीवाने खैरात खोला गया था। उसने अपनी जीवनी फतूहत-ए-फिरोज शाही में लिखी है। उसने अपनी जीवनी लिखने के साथ ही साथ प्राचीन संस्कृत की 300 पुस्तकों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था, जिसमें फारसी के प्रसिद्ध विद्वान अजुदुद्दीन खलिद की सहायता से इसे अनुवादित करवाया गया था, जिसे हम दलाइले फिरोज शाही के नाम से जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक को बर्नी ने पहला सच्चा मुसलमान कहा है। यदि हम फिरोज शाह तुगलक में दासों की संख्या के विषय में बात करते हैं तो वो 1,80,000 रहा था, जिसके लिए उसने अलग से एक विभाग का भी निर्माण करवाया था, जिसे हम दीवान-ए-बंदगान के नाम से जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जनता की सुविधा के लिए कम मूल्य के
सिक्के भी चलवाए थे जिसे हम अधा और भिक के नाम से जानते हैं। फिरोज शाह ने 1360 में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवाने का कार्य किया था। नेक्स्ट, इसके पश्चात तुगलक वंश के बाद जो शासन प्रारंभ हुआ था राजवंश का, वह था सैयद वंश का। और यदि हम इसके संस्थापक के विषय में बात करते हैं तो सैयद वंश के संस्थापक जो रहे थे वो खिज्र खां रहा था, और इसका जो शासन काल रहा था वो 1414 से 1421 का रहा था। तथा खिज्र खान अपने पूरे शासन काल में राजस्व वसूल करने के लिए सैनिक यात्रा किया करता था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति भी रहा था तथा सैयद वंश के संस्थापक के तौर पे इसे याद किया जाता है। नेक्स्ट जो डायनेस्टी था सैयद वंश के पश्चात जो आया था वह लोदी डायनेस्टी था, और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक रहे थे लोदी वंश के शासकों में वो बहलोल लोदी भी था। बहलोल लोदी का संबंध अफगानों की महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल से रहा था। ये प्रश्न आता है कंपटीशन में कि बहलोल लोदी का जो शाखा रहा था जिससे वो बिलोंग करता था वो कौन सा था, तो वह साहू खेल का रहा था। बहलोल लोदी के विषय में यदि हम और बात करते हैं तो अलाउद्दीन आलम शाह ने जब स्वेच्छा से दिल्ली का शासन त्याग दिया तब अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी के नाम से बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो यह जो नाम वो अपनाया था वो था बहलोल शाह गाजी। उसका जो पूरा शासन काल रहा था वो 1451 से 1489 का रहा था। उसने दिल्ली में प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली थी। अब यहाँ पे यदि हम बहलोल लोदी के आक्रमणों के विषय में यदि हम बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि बहलोल लोदी ने मेवात, संभल, कोल, खर्री, भोगांव, इटावा तथा ग्वालियर के जमींदारों पर आक्रमण कर अपने प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए उन्हें विवश किया था। ग्वालियर के राजा मान सिंह पर जब उसने आक्रमण किया तथा उससे जब जो एक राशि की मांग की तो उसके पश्चात जब वो वहां से लौट रहा था उसी समय बीमारी के वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक रहे थे लोदी वंश के वह था सिकंदर लोदी। यदि हम सिकंदर लोदी के विषय में बात करते हैं तो बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका दूसरा पुत्र जो था निजाम शाह, जिसका उपनाम गुलरुखी भी था, उसने शासन करना प्रारंभ किया। 17 जुलाई 1489 को उसने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करते हुए दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। सिकंदर लोदी की माता एक स्वर्णकार हिंदू थी तथा वह न्यायप्रिय शासक भी रहा था। उसका शासनकाल 1489 से 1517 तक का रहा था। उसने भू नापने की व्यवस्था करवाई थी और सिकंदर लोदी को इसके लिए याद भी किया जाता है। इसी के आधार पर भूमि कर को भी निश्चित किया गया था। भूमि नापने के लिए उसने एक प्रमाणिक गज को प्रारंभ करवाया था जिसे सिकंदरी गज या गज ए सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है, और यह प्रायः 30 इंच के करीब होता था। 1504 में उसने आगरा नगर की स्थापना की थी। यहाँ पे यह प्रश्न पूछा जाता है कि आगरा शहर का निर्माण या स्थापना किस शासक ने की थी, तो वह सिकंदर लोदी ने की थी। और कब किया था? 1504 में किया था। वह अपने उपनाम गुलरुखी से कविताएं भी लिखा करता था। उसका कार्य ये भी रहा था कि वो कई पुस्तकों का अनुवाद जो था वह फारसी में करवाया था, जिसे हम फरंग ए सिकंदरी के नाम से जानते हैं। लगातार बीमार रहने के कारण वह 21 नवंबर 1571 को आगरा में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शासक रहे थे लोदी वंश के वो इब्राहिम लोदी थे। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी 21 नवंबर 1517 को आगरा के सिंहासन पर आसीन हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही उसने इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की थी। सिंहासन पर बैठते ही उसने आजम हुमायूं, आजम शेर खानवानी को ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था।
ग्वालियर को उसने अपने अधीन कर लिया था। पंजाब के सूबेदार दौलत खां से इब्राहिम लोदी का संबंध अच्छा नहीं था और यही कारण रहा था कि दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। पानीपत के युद्ध के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का हम देखते हैं कि यहाँ पे अंत हो गया था। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो इब्राहिम लोदी रहा था। नेक्स्ट जो संभावित प्रश्न जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड वो ये है कि बाबर का आक्रमण जिस समय भारत पर हुआ था उस समय भारत के शासक कौन थे, तो वो इब्राहिम लोदी रहा था और दोनों का सामना जिस युद्ध में हुआ था वह पानीपत के युद्ध में हुआ था। यदि हम दिल्ली सल्तनत के विषय में बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो पूरा कार्यकाल रहा था वो 5 राजवंशों में विभक्त रहा था। दिल्ली सल्तनत के अधीन जितने भी शासक रहे थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो रहे थे वो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और बलबन। इनका सबसे बड़ा कार्यकाल भी रहा था और इनका योगदान किसी न किसी क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिलता है। यदि हम दिल्ली सल्तनत के स्थापना के पूर्व के विषय में बात करते हैं तो हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात पूरा भारत जो है वो विभाजित नजर आता है छोटे छोटे राजवंशों में। केंद्र में कोई भी शासन नहीं रहा था। हालांकि जितने भी राजवंश रहे थे उस पे अधिकांश जो है राजपूत शासक ही रहे थे, जिसके वजह से ये जो पूरा पीरियड रहा था हर्षवर्धन के पश्चात और दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभ जब होती है इस पूरे ही पीरियड को हम राजपूत काल या डार्क एज या अंधकार युग के नाम से जानते हैं। और जब भी इस तरह की स्थिति या अंधकार युग का प्रारंभ विश्व में किसी भी देश में होता है तो वो उथल पुथल को दर्शाता है या चेंजेस को दर्शाता है और यही कारण रहा था कि इस समय में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो पाई थी, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि आक्रमण भी हुआ था। फर्स्ट यहाँ पे महमूद जो गजनवी थे उनका आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस पीरियड में और दूसरा मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के वजह से ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर पाया था या उसे सफलता मिली थी, इस वजह से यहाँ पे उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने सिपाहसालार के तौर पे नियुक्त किया था, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वह संभव हो पाई थी। दिल्ली सल्तनत के विषय में यदि हम और बात करते हैं तो यहाँ ये हमें याद रखना होगा कि जो फर्स्ट इसका जो शासन रहा था राजवंश का वह गुलामों का रहा था, जिस वजह से इसे हम गुलाम राजवंश के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एक और तथ्य जो हमें याद रखना है कि जो रजिया सुल्तान थी वो फर्स्ट महिला शासक के तौर पे उन्हें याद किया जाता है और इतने ही छोटे कार्यकाल में उसके द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया था। यहाँ पे यदि दिल्ली सल्तनत के अन्य शासकों की यदि हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट शासक गुलाम वंश का रहा था, जिसके समय में या जिसके शासनकाल में हम देखते हैं कि प्रशासनिक तंत्र को स्थापित करने का कार्य भी किया गया था। इक्तादारी प्रथा उसी के द्वारा प्रारंभ करवाई गई थी, जिसने भारत में जो प्रशासनिक तंत्र है उसको भी एक मजबूती प्रदान करने का कार्य किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में हम इतना जरूर जानते हैं कि उसने प्रांतों को विभक्त करवाना प्रारंभ जरूर करवाया था, परंतु इल्तुतमिश के शासनकाल में एक हम कह सकते हैं व्यवस्थित तौर पे प्रांतों का विभाजन इक्ता के तौर पे तथा इक्तादारों की नियुक्ति की गई थी और इसी के साथ में भारत में प्रशासनिक तंत्र की जो नींव है वो मजबूती से रखी जा सकी प्राचीन भारत के पश्चात। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं खिलजी वंश के विषय में तो अलाउद्दीन खिलजी इसमें सबसे उल्लेखनीय शासक हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को याद किया जाता है उसके मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के लिए तथा उसके द्वारा जो चेंजेस या रिफॉर्म्स लाया गया था सैन्य व्यवस्था में। यदि बाजार नियंत्रण नीति सफल नहीं होती तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने सैन्य व्यवस्था को इतने अच्छे व्यवस्थित ढंग से कभी भी कायम नहीं कर सकता था, परंतु यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को दोनों ही क्षेत्रों में या वो आपका रहा हो सैन्य व्यवस्था या बाजार नियंत्रण, दोनों में ही क्षेत्रों में उसे सफलता मिली थी। दिल्ली सल्तनत के विषय में यदि हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पीरियड हो जाता है, क्योंकि हम न सिर्फ इस पूरे ही कार्यकाल के समय में
चेंजेस राजनीतिक तौर पे देखते हैं, परंतु सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में भी हमें कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे या ये कहा जाए कि भारत का जो निर्माण हो पाया, या भारत जिस प्रकार से जिस परिदृश्य में अभी हमें दिखता है, उसमें दिल्ली सल्तनत का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि आप लोगों को मेरा यह चर्चा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे यदि हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसका समावेश मैं अपने इस वीडियो में कर पाई हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो जो है आप लोगों को अपने परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। इसी के साथ वंस अगेन थैंक यू, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।